मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो आसमान से नीचे गिर रहा होता है। वो अपना पैराशूट खोलने की बहुत कोशिश करता है पर उसका पैराशूट नहीं खुलता और वो जंगल में आकर गिर जाता है। उसका नाम रॉयस होता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके जैसा एक और आदमी वहाँ पर है जो उसको गोली मारने वाला होता है। रॉयस उसको बोलता है कि देखो गोली मत मारना, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ फंस चुका हूँ। इन दोनों की तरह वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो इन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। फिर रॉयस उस बंदे के पास जाता है और बोलता है कि देखो हम पर गोलियां चलाना बंद करो, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ पर पैराशूट से गिरे हैं। वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात। रॉयस उसको बोलता है कि अगर हम अपराधी होते तो तुमसे ऐसे बात नहीं कर रहे होते। वो बोलता है कि मेरा नाम निकोलाई है, मैं रूसी सिपाही हूँ और वहाँ पे जंग लड़ रहा था। तभी एकदम से एक वाइट रोशनी जली और मैं यहाँ पर आ गया। वो दूसरा आदमी बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं अमेरिका में था और एकदम से एक रोशनी जली और मैं यहाँ आ गया। निकोलाई रॉयस से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। रॉयस उसको कहता है कि शायद उस लड़की को पता हो, ये भी उन्हीं की तरह वहाँ फंस चुकी होती है और उसको लगता है कि ये सब मुझे मारने आए हैं। वो लड़की उनको कहती है कि मैंने बहुत से जंगल देखे पर ऐसा कभी नहीं देखा। निकोलाई उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जंगल एशिया में या अफ्रीका में है। वो कहती है कि इस टाइम वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, यहाँ पर मैंने और भी पैराशूट्स देखे हैं जो गिर रहे थे। रॉयस उससे पूछते है कि किस तरफ देखे तुमने। वो कहती है कि उस तरफ। फिर ये सब और लोगों को देखने के लिए आगे जाते हैं। इनको आगे दो लोग मिलते हैं जो लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या तुम इसके साथ हो। इज़ाबेल बोलती है कि नहीं, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। वो दोनों बोलते हैं कि क्या तुम सबको अब झेलना पड़ेगा यहाँ पर। इज़ाबेल बोलती है कि हाँ ऐसा ही समझ लो। फिर वो बोलता है कि एक आदमी और है जो वहाँ पर लटका हुआ है। फिर ये सब उसको देखने के लिए जाते हैं जो पेड़ पर लटका हुआ होता है। रॉयस पेड़ पर गोली मार के उस आदमी को नीचे उतार देता है। फिर वो बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने काम पर जा रहा था, पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया। निकोलाई बोलता है कि ये जो भी है वो हम पे नज़र रख रहे हैं कि हम उनका दबाव सह पाते हैं या नहीं। फिर ये सब रास्ता ढूंढने के लिए ऊंचाई की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में निकोलाई को एक पौधा दिखता है, वो उसको छूने वाला होता है। डॉक्टर उसको मना कर देता है क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसके थोड़े से जहर से तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। निकोलाई उसको बोलता है कि थैंक यू डॉक्टर, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर ये सब ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। सब वहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं पर रॉयस अकेला चलता रहता है। इज़ाबेल रॉयस को बोलती है कि तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, पर वो बोलता है कि देखो तुम्हें रेस्ट करना तो कर लो पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रास्ता ढूंढना है अभी। इज़ाबेल बोलती है कि एक चीज़ दिखाऊँ। वो उसको दिखाती है कि पानी में एक पत्ता अपने आप गोल गोल घूम ही जा रहा है। रॉयस इज़ाबेल को बोलता है कि इसमें भी गड़बड़ है और सूरज में भी, जब से हम आए हैं सूरज वहीं का वहीं है। इज़ाबेल बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है। रॉयस बोलता है कि हम जितने भी लोग हैं सब खूंखार शिकारी हैं जिनको पकड़कर लाया गया है। रॉयस बोलता है कि वो देखो निकोलाई, आतंकवादी दल का रूसी सिपाही। कुचीलो, मैक्सिको के ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह। बोम्बासा, आर्य ऑफ डेथ स्क्वाड का जाबाज सिपाही। याकूजा, जापानी माफिया ख़ानदान से। स्टांस, FBI का सबसे बड़ा अपराधी। और डॉक्टर एडविन, सभी खूंखार शिकारी हैं जिनको पकड़कर यहाँ लाया गया है। फिर ये सब रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी इनको आगे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके ऊपर पैराशूट गिरा होता है। जब ये उस पैराशूट को हटाकर देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इज़ाबेल बोलती है कि शायद ये भी हमारी तरह ऊपर से गिरे होंगे। बोम्बासा उसको जवाब देता है कि शायद इसमें इंसान नहीं थे। ये सब देखते कि वो बहुत अजीब सी जगह थी। फिर ये सब वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते बोम्बासा का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। तभी उनकी तरफ शायद लकड़ी के हथियार गिरने लगते हैं। ये देखते कि वो बहुत बड़ा ट्रैप होता है जो किसी बड़ी चीज़ के लिए बनाया गया होता है। वो जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं तो लकड़ी के और हथियार वहाँ पर गिरने लग जाते हैं। भागते भागते इज़ाबेल एक गड्ढे में गिर जाती है। नीचे ट्रैप लगा होता है पर वो लटक के बच जाती है। फिर रॉयस जल्दी से वहाँ पर आकर उसको ऊपर खींच के बचा लेता है। फिर ये सब देखते कि वहाँ एक लाश पड़ी होती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर की होती है। डॉक्टर बोलते कि इसकी बॉडी को देखकर लगता है कि इसको 2 हफ्ते हो चुके हैं मरे हुए। रॉयस बोलता है कि ये जाल हमारे लिए नहीं था, ये उसने उस चीज़ के लिए बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बच के निकल ना पाए इसलिए इसने जाल का वजन 5 गुना ज़्यादा रखा, पर वो इन तारों में से निकल गया और इसको मार दिया। फिर ये सब आगे के लिए निकल जाते हैं। बोम्बासा रास्ते में खड़ा होकर एक पेड़ देख रहा होता है। उसको लगता है कि कोई मुझे पेड़ के ऊपर से देख रहा है। जब इज़ाबेल बोम्बासा से पूछती है कि तुम ऊपर क्या देख रहे हो तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर ये सब आगे के लिए निकल जाते हैं। स्टैन सबको बोलता है कि मुझे कोई बताएगा भी हम कहाँ जा रहे हैं। रॉयस उसको बोलता है कि हमें यहाँ लाया गया है, कोई ना कोई रास्ता तो होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तभी इनके ऊपर से कोई चीज़ निकल कर जाती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और अपना हथियार निकाल लेते हैं। स्टैन बोलता है कि तुम सबके पास बंदूक है पर मेरे पास नहीं, इस भद्दे चाकू से क्या होगा, मैं उनको मार भी नहीं पाऊँगा। फिर वो कहता है कि मुझे भी बंदूक चाहिए बस। वो सबसे गन मांगता पर उसको कोई भी नहीं देता। फिर वो बोम्बासा के गले पर चाकू रख के बोलता है कि तू मुझे अपनी बंदूक दे। तभी इनको सामने से किसी के आने की आवाज़ आती है। ये सब देखते कि जंगली कुत्ते इनकी तरफ आ रहे होते हैं इनको मारने के लिए। सब अपनी गन लेकर उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। ये उन्हीं प्रेडेटर्स के कुत्ते होते हैं जो इन्होंने भेजे होते हैं इनके शिकार करने के लिए। ये उनको मार देते हैं। तभी एक सीटी बजती है जिसकी वजह से बाकी सारे कुत्ते चले जाते हैं।
रोहित सबको बोलता है कि जल्दी से अपनी गोलियां भर लो, हमें और गोलियों की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर सबसे पूछता है कि कोई मुझे बताएगा भी यहाँ पर क्या हो रहा है। रोहित बोलता है कि हमारा शिकार किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने हमारे पीछे कुत्ते भेजे ताकि हम सब अलग हो जाएं, वो फिर आसानी से हमारे ऊपर नज़र रख सके। इज़ाबेल बोलती है कि तुम्हें कैसे पता ये बात। वो बोलता है कि मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। फिर वो जैसे ही जाने लगते तो बोम्बासा बोलता है कि रुको, हम में से एक गायब है। तभी उनको कुचीलों की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है बचाओ। वो जाकर देखते कि वो मर चुका होता है पर उसकी आवाज़ अभी भी आ रही होती है। ये प्रेडेटर्स की चाल होती है, जो भी उसको बचाने जाएगा वो भी उसके साथ मर जाएगा। रोहित एक पत्थर उठा के आगे की तरफ फेंकता तो वो देखता है कि उसमें बहुत ज़्यादा करंट होता है। वो बोलता है कि हमें इसको यहीं पर छोड़ के आगे चलना चाहिए, पर इज़ाबेल बोलती है कि मैं इसको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। रोहित बोलता है कि तुम्हारी मर्जी। फिर सब चले जाते हैं। फिर इज़ाबेल उसको खड़े होकर देखती रहती है और थोड़ी देर बाद उसको गोली मार देती है। वो देखती है कि मरने के बाद भी उसकी आवाज़ आ रही है। ये देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर ये सब उन कुत्तों के पैरों के निशान फॉलो करते हैं ताकि ये पता कर सके कि कौन इनको पकड़कर यहाँ पर लाया था। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें टंगी होती हैं। वहाँ एक प्रेडेटर भी होता है जो कि पेड़ से बंधा हुआ होता है। ये उसके पास जाकर देखते तो वो जिंदा होता है। इज़ाबेल बोलती है कि हमने गलत रास्ता चुना है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर सबसे पूछता है कि रोयस कहाँ पर है। इज़ाबेल उसको जवाब देती है कि वो हमें यहाँ पर फंसा के भाग गया। तभी वहाँ पर और प्रेडेटर्स आ जाते हैं और इनको मारने लग जाते हैं। सब उन पर गोलियां चलाते हैं पर वो इनविजिबल होते हैं, किसी को दिखते नहीं है। रोहित बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ से भागो। फिर ये सब भागते भागते एक नदी में गिर जाते हैं। ये सब जैसे ही नदी से बाहर निकलते हैं तो इज़ाबेल रोहित को मारती है और बोलती है कि तुमने हमें वहाँ पर फंसाया, तुम्हारी वजह से बोम्बासा की जान चली गई। रोहित बोलता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि कौन है जो हमें यहाँ पर पकड़ कर लाया है। वो जहाँ से भी आए हैं हम उनको मार देंगे। हम सब छुपकर उनका वेट करेंगे, वो जैसे ही हमें पकड़ने के लिए आएंगे हम उन्हें मार देंगे। फिर ये सब छुपकर उनको देख रहे होते हैं। तभी इनको एक प्रेडेटर्स की आने की आवाज़ आती है पर वो इनके सामने नहीं आ रहा होता। रोहित डॉक्टर के पास जाकर बोलता है कि तुम हमारे काम आ सकते हो। फिर ये सब डॉक्टर को भेजते हैं ताकि प्रेडेटर इसके पीछे आ सके और ये आसानी से उनको मार सके। वो प्रेडेटर जैसे ही बाहर आता तो इज़ाबेल उस पर फायरिंग करके उसको मार देती है। फिर ये सब उसके पास जाकर देखते तो वो मर चुका था। रोहित इज़ाबेल को बोलता है कि अच्छा निशाना लगाया। वो बोलती है कि मेरा निशाना तो चूक गया था। फिर ये सब सोचते हैं कि इसको मारा किसने। तभी इन सबको एक आवाज़ आती है कि उसको मैंने मारा। फिर ये सब पीछे मुड़ के देखते तो एक आदमी होता है जिसने प्रेडेटर्स का मास्क पहना हुआ होता है और वो इनविजिबल हो सकता था। वो इनको बताता है कि मेरा नाम नोलैंड है और मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, जल्दी से चलो मेरे साथ एक सेफ जगह पर। नोलैंड इनको प्रेडेटर्स की शिप पर लेकर आता है जो कि ख़राब हो चुकी होती है। वो कहता है कि प्रेडेटर्स यहाँ पर नहीं आते। रोहित उससे पूछता है कि तुमने कितने प्रेडेटर्स मारे। वो कहता है कि शायद मैंने 2 या 3 प्रेडेटर्स मारे। नोलैंड सबको बताता है कि ये 2 तरह के प्रेडेटर्स होते हैं, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बड़े वाले प्रेडेटर्स छोटे वालों को मार रहे हैं, जैसे पता नहीं कितनी पुरानी दुश्मनी हो उनकी। वो हर साल आते हैं 3 की टोली में और लोगों का शिकार करते हैं। रोहित उससे पूछता है कि वो हर साल कैसे वापस आते हैं। नोलैंड उसको बताता है कि वो स्पेसशिप से आते हैं हर साल। इज़ाबेल बोलती है कि उनकी कोई तो कमज़ोरी होगी। वो कहता है कि कोई ख़ास नहीं, बस उनसे छुप कर रहूँ। नोलैंड कहता है कि मैं तो सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वहाँ से ले लेना, पर आवाज़ मत करना। फिर वो जाकर सो जाता है। इज़ाबेल रोहित को बोलती है कि हम भी प्रेडेटर्स हैं, हम अपनी दुनिया में लोगों को मारते हैं, हमारा यहाँ से ना ही जाना सही है। पर रोहित बोलता है कि मैं तो जाऊँगा उस शिप में। वो बोलता है कि वो जो प्रेडेटर एक पेड़ पे टंगा हुआ था उसको बचा के हम उसकी मदद लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। तभी उस शिप में अचानक से धुआं भर जाता है। नोलैंड उन सबको वहाँ पर फंसा देता है ताकि प्रेडेटर आके सबको मार दे। रोहित शिप के गेट पर फायरिंग करता है ताकि प्रेडेटर को ये पता लग सके कि नोलैंड वहाँ पर है। प्रेडेटर नोलैंड की बॉडी को स्मेल करके उसके पास आ जाता है और उसको मार देता है। स्टांस गेट खोलने की बहुत कोशिश करता है पर उससे नहीं खुलता। तभी बाहर से कोई धक्का मार के उस गेट को खोल देता है। ये सब गेट पर जाके देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। रोहित फ्लेयर जलाकर बाहर फेंक देता है ताकि ये पता कर सके कि यहाँ पर कोई प्रेडेटर तो नहीं है। फिर ये सब शिप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर सबसे पीछे होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर फंस जाता है। वो फ्लेयर्स जलाकर जैसे ही आगे फेंकता है तो देखता है कि वहाँ पर प्रेडेटर होता है जो उसको मारने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर निकोलोई आ जाता है और उस प्रेडेटर पर गोलियाँ चला के उसको बचा लेता है। फिर ये दोनों जैसे ही वहाँ से निकलते हो तो प्रेडेटर निकोलोई को मार देता है। ये देखकर डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। निकोलोई के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जिसको वो स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही फटता है तो वो दोनों मर जाते हैं। स्टान सबको बोलता है कि मर गया वो कुत्ते की मौत, हमसे पंगा लेने चला था। तभी वहाँ पर दूसरा प्रेडेटर आ जाता है। वो रोहित पर निशाना लगा के उसको शूट करने वाला होता है। तभी स्टांस उसको पकड़ लेता है पीछे से और उसको चाकू मारने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसको संभाल लूँगा। फिर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो प्रेडेटर स्टांस को बुरे तरीके से मार देता है। यहाँ ये सब उनकी शिप की तरफ जा रहे होते हैं। याकूज़ा वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है कि तुम लोग जाओ।
फिर यकूज़ा अपनी तलवार लेकर उस प्रेडेटर से फाइट करने लगता है। इनकी बहुत देर तक फाइट होती है। आखिर में यकूज़ा उसको मार देता है और ख़ुद भी मर जाता है। अब यही तीनों बचते हैं जो कि शिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर इज़ाबेल उसका पैर ट्रैप से निकालती है। वो कहता है कि शुक्र है मेरी लात बच गई। रोइस उसको कहता है कि ये जान मारने के लिए नहीं था, अपाहिज बनाने के लिए था। रोइस इज़ाबेल को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, ये बोझ बन चुका है, हम इसको नहीं ले जा सकते अब। डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं अभी भी चल सकता हूँ। वो जैसे चलने की कोशिश करता तो गिर जाता है। रोइस इज़ाबेल को बोलता है कि हम दोनों अभी भी बच जाएंगे, इसको यहीं पर छोड़ दो, प्रेडेटर्स आएंगे और इसको ले जाएंगे। पर इज़ाबेल रोइस को बोलती है कि तुम अकेले चले जाओ। फिर रोइस उन दोनों को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। वो उस प्रेडेटर के पास जाता है जो पेड़ से बंधा हुआ होता है। रोइस उसको बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूंगा, पर तुम्हें मुझे स्पेसशिप तक पहुँचाना पड़ेगा। फिर रोइस उसकी रस्सी काट कर उसको नीचे उतार देता है। फिर वो उठ के अपना हेलमेट पहनता है और रोइस को स्पेसशिप तक जाने का रास्ता बताता है। तभी वहाँ पर दूसरा प्रेडेटर आ जाता है जो कि उसको देख लेता है। फिर इन दोनों की फ़ाइट होने लग जाती है। ये देख के रोइस वहाँ से भाग जाता है स्पेसशिप की तरफ। बड़ा वाला प्रेडेटर ज़्यादा ताकतवर होता है जिसकी वजह से वो छोटे वाले को मार देता है। फिर वो स्पेसशिप की तरफ भागता है और उसको उड़ा देता है। और यहाँ डॉक्टर इज़ाबेल को बोलता है कि अगर वो प्रेडेटर दोबारा मुझे मारने आए तो तुम मुझे बचाओगी ना। इज़ाबेल कहती है कि हाँ, अगर वो हमें मारने आए तो मैं हम दोनों को मार दूंगी, इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी डॉक्टर अपना ब्लेड निकाल के इज़ाबेल के गले पर मार देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, क्योंकि ये वही ब्लेड होता है जो डॉक्टर ने मूवी की स्टार्टिंग में उस पौधे का जहर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो इज़ाबेल को बोलता है कि तुम्हें पता है मैं भी एक प्रेडेटर हूँ, मैं तुम्हारे बीच में रह रहा था ताकि तुम पर नज़र रख सकूँ, पर किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं लगा। तभी वहाँ पर रोइस आ जाता था और बोलता है कि मुझसे स्पेसशिप छूट गया। फिर वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है। डॉक्टर रोइस को बोलता है कि प्रेडेटर ने पता नहीं इसको क्या खाने में दे दिया जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। फिर डॉक्टर अपना ब्लेड निकालकर रोइस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रोइस उसको पकड़ लेता है और मार देता है। रोइस उसकी पूरी बॉडी पर बम लगा के उसको प्रेडेटर के पास छोड़ आता है। जैसे ही प्रेडेटर अपने स्कैन से उसकी बॉडी को डिटेक्ट करता है और उसके पास जाता है तो वो बम फट जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के रोइस उस पर वार करने लग जाता है। रोइस उसको बार बार हथियार से मारता रहता है क्योंकि प्रेडेटर का स्कैनर अब ख़राब हो चुका था और चारों तरफ आग होने की वजह से उसको कुछ दिखता नहीं है। पर तभी प्रेडेटर को पता लग जाता है कि रोइस इस पेड़ के पीछे है। फिर वो अपनी गन से रोइस पर फायरिंग करता है जिसकी वजह से रोइस जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो रोइस को जैसे ही मारने वाला होता है तभी इज़ाबेल उस पर फायरिंग कर देती है जिसकी वजह से प्रेडेटर जख्मी हो जाता है। फिर रोइस अपने हथियार से उसकी गर्दन काट देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर रोइस इज़ाबेल के पास जाकर बोलता है कि हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। ये दोनों फिर रास्ता ढूंढने के लिए सुबह निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।